तो कल हमने एक पड़ाव पूरा किया था और आज है उस टॉपिक का नाम ये प्रतिवादी धर्म सुधार। लेकिन प्रतिवादी धर्म सुधार ये वो नहीं जो लूथर ने शुरू किया। अब इसमें प्रतिवादी धर्म सुधार को थोड़ा सा समझना होगा कि आप इसको अलग एक अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से कर लें, जो कि मतलब दोनों का एक ही है। प्रोटेस्ट प्रतिरोध करना, प्रतिवादी मतलब अपने ही धर्म में सुधार करना। थोड़ा समझना इस बात को कि जो लूथर ने दिया उसको तो हम ये कहकर पढ़ लेंगे प्रोटेस्टेंट। प्रतिरोध तो उन्होंने भी किया। किसका प्रतिरोध किया? कैथोलिक का। कैथोलिक क्या था? पुराना परंपरागत ईसाई धर्म। ये क्या है? आप इसे यूं कह सकते हो सुधरा हुआ रूप। सुधरा हुआ धर्म नहीं, धर्म का सुधरा हुआ रूप। उसी में सुधार किया उसने। बाइबल का देखो, ईसाई धर्म, कैथोलिक ईसाई धर्म का भी मुख्य क्या थी आधार? बाइबल। तो क्या बाइबल को ठोकर मार दी मार्टिन लूथर ने? नहीं, बाइबल उसका भी आधार रही, लेकिन उसने उस ढांचे में सुधार किया, धर्म में सुधार नहीं किया। वो किस में सुधार कर रहा था? वो चर्च में सुधार कर रहा था। पोप की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहता था, इसलिए उसने उनसे अलग खड़े होकर अपने अनुयायियों को बनाया और इसमें उसको मान्यता भी मिली। 1555 में हमने कल पढ़ा। फिर अब बात यह कि क्या लूथर, अब ये कैसे पढ़ना है? आप किताब में पढ़ते हो ज्विंगलीवाद, काल्विनवाद, फिर जो आप उसमें पढ़े हो एंग्लिकनवाद, वो क्या है? वो ये है। अब देखो, इसको समझने से ही उत्तर आ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है लूथर, ये पूरे यूरोप को बदलने का काम नहीं कर रहा। लूथर ने जहां विरोध किया है, अब हमारे दिमाग में अभी तक क्या चलता है कि लूथर ने जो चलाया कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट, उसको सारी यूरोप ने मान लिया। ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जहां जहां फैला विरोध, एक तो जहां से ये बीमारी शुरू हुई जर्मनी, फिर जहां ये चली आगे स्विट्जरलैंड, फिर आगे बढ़ी फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों में कैथोलिक धर्म के सुधार के रूप में हर जगह प्रतिक्रिया हुई। और जर्मनी में जो प्रतिक्रिया हुई उसको लूथरवाद कहा गया, जो फ्रांस में है उसको काल्विनवाद कहा गया, स्विट्जरलैंड से निकली फ्रांस तक पहुंची, दोनों में काल्विनवाद, क्योंकि व्यक्तियों के नाम से। ये जो इंग्लैंड है एंग्लिकनवाद, क्योंकि एंग्लिकन वंश के लोगों ने, एंग्लिकन विचारधाराओं के लोगों ने इसको शुरू किया। तो आपको समझना ये है, कैथोलिक धर्म एक मूल धर्म था, उसमें सुधार केवल लूथर ने नहीं किया। लूथर ने जहां सुधार किया वो केवल जर्मनी था। हालांकि यूं नहीं है, लूथर के प्रभाव से ये काम हुआ है, लेकिन लूथर जहां तक सीमित रहा जर्मनी। और अगली बात ये कि लूथर से प्रेरणा पाकर, इस प्रोटेस्टेंट से प्रेरणा पाकर यूरोप के अन्य जगहों पर भी अपने मूल धर्म के प्रति आंदोलन हुए। उन्होंने क्यों आंदोलन किए? कि हम भी एक प्रतिवादी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनके नाम अलग हैं, काम वही है। वो सुधार किसमें कर रहे हैं? चर्च में, सारे ही लोग, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने गए हैं। लेकिन कहा क्या गया? प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट कोई मत नहीं। प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट है एक दीवार। किसके खिलाफ? चर्च के खिलाफ। सुधार करके कि हमने जो फिर सुधार के जो दिया है, हमने आपका प्रतिरोध किया है। प्रोटेस्ट, उसका नाम ही पड़ गया प्रोटेस्टेंटवाद। और वो प्रोटेस्टेंटवाद देने वाला व्यक्ति यहां तो है लूथर, और यहां था जिसको आप पढ़ते हुल्ड्रिक ज्विंगली, ये नाम है हुल्ड्रिक ज्विंगली। और इसी का शिष्य यहां आगे बढ़ा काल्विन। और यहां तो एक राजा है जिससे शुरू होती है कहानी, हेनरी अष्टम। ये कहानी सारी पढ़ेंगे। अब बात ये, लूथर का काम तो जो कल तक हमने पढ़ा वो पढ़ दिया। उसने 95 थीसिस लिखे, उसने 3 बुकलेट लिखी, जिसने 3 किताबों का रूप लिया, जिसका नाम मैंने कल कहा था आपको याद भी करके आना है। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, ए फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, ए बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। अब बात ये, ऑक्सबर्ग की संधि में इनको अनुमति मिल गई, लेकिन प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म किस तारीख से माना जाता है? 19 अप्रैल 1529। ये तारीख याद रखनी है। और उसके बाद अब यहाँ आ जाइए कि इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में कहाँ पड़ा। तो स्विट्जरलैंड में जिसने इस प्रतिरोध को शुरू किया कैथोलिक धर्म के खिलाफ, हुल्ड्रिक ज्विंगली,
पहले तो ये नाम याद रखना है, और एक और गड़बड़ भी। अब यहाँ 2 नाम लिखे हुए हैं ये, लेकिन अब सवाल ये है, जब आप अपनी किताबें पढ़ोगे लिखा होगा काल्विनवाद का जनक, तो काल्विन नहीं, तो जनक ये फ्रीडरिक ज्विंगली। लेकिन इसने थोड़ा सा काम किया, इसने कोई मत नहीं चलाया, इसकी विचारधारा को आगे किसने बढ़ाया? काल्विन है। और इतने पैमाने पर बढ़ाया कि इसके नाम से ये भी जाना गया, इसका मत ही इस नाम से जाना गया, काल्विनवाद। जबकि काल्विनवाद को शुरू किया है फ्रीडरिक ज्विंगली ने। कहाँ किया? स्विट्जरलैंड में। और ये कहाँ का था? फ्रांस का। ये ध्यान रखना। तो स्विट्जरलैंड में फ्रीडरिक ज्विंगली ने एक मत दिया लोगों को कि आपको पोप के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, विश्वास के द्वारा मुक्ति मिल सकती है। ये विश्वास के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखता था। ये लाइन याद रखना, विश्वास के द्वारा मोक्ष। और लूथर कहता था प्रायश्चित के द्वारा मोक्ष। तो विश्वास के द्वारा मोक्ष कौन कहता? फ्रीडरिक ज्विंगली। और इसने भी एक चर्च बनाया, सुधरा हुआ चर्च, जिसको आप ये नाम देते हो रिफॉर्म्ड चर्च। रिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है? रिफॉर्म का मतलब है सुधार, धर्म में सुधार, और सुधरा हुआ चर्च बनाया किसने? फ्रीडरिक ज्विंगली ने। अब एक तो ये, एक इसने क्या मत दिया? विश्वास के द्वारा मोक्ष। और अब ये लाइन भी याद रखना, लूथर से भी ज्यादा मजबूत था ये व्यक्ति, इसका प्रचार लूथर से भी ज्यादा हुआ, फ्रीडरिक ज्विंगली का, ये याद रखना है। लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई शुरू में यूरोप में। अच्छा चल दे दूंगा। तो शुरू में इसको मान्यता नहीं दी गई। अब बात यह है, इसने संघर्ष जारी रखा किसके खिलाफ? कैथोलिक चर्च के खिलाफ। कौन सी जगह में? स्विट्जरलैंड में। आखिरकार 1531 में लड़ता हुआ ज्विंगली मारा गया। लेकिन मरने से पहले कैथोलिक चर्च ने ज्विंगली से संधि कर ली, और वो संधि कहलाती है कोपेल की संधि। और अब आपको प्रश्न तो यूं याद रखना है, कोपेल की संधि से प्रोटेस्टेंटवाद को, काल्विनवाद को कहाँ मान्यता मिली? स्विट्जरलैंड में। या स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के साथ जो संधि कैथोलिक पोप ने करी, कोपेल की संधि, वर्ष है उसका 1531। यानी कि स्विट्जरलैंड में भी कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक मत को मान्यता मिली, उसको इजाजत मिली। और वो इजाजत जिस संधि से मिली, कोपेल की संधि, और वो कोपेल की संधि 1531 में हुई, और उसी वर्ष ज्विंगली मारा गया। अब इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया गया फ्रांस में। फ्रांस में काल्विन नाम के व्यक्ति का नाम से ही मत पड़ा काल्विनवाद। अब काल्विनवाद से जो प्रश्न आएगा, मैं पहले वही लिख दूं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। काल्विनवाद से प्रश्न आएगा कि जो काल्विन है, इसको लोग किस नाम से जानते थे? ये है प्रश्न इसका, प्रोटेस्टेंट पोप। देखो इसका थोड़ा अर्थ निकालो। पोप तो ये भी बन गया, लोगों ने इसको पोप कह दिया, धर्मगुरु सबसे ऊंचा। लेकिन कौन सा? कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट पोप कहलाया काल्विन। और काल्विन ने एक किताब लिखी, ये पेपर में प्रश्न आने के लिए है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। ये लिखने वाला है कौन? काल्विन, जॉन काल्विन। काल्विनवाद का जनक फ्रीडरिक ज्विंगली, उसको आगे बढ़ाने वाला, बड़ा रूप देने वाला काल्विन। काल्विन को लोग प्रोटेस्टेंट पोप कहते थे। और इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इसने किताब लिखी, और इसका भी विरोध हुआ। और विरोध इतना हुआ कि कैथोलिक लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया, बहुत मारपीट हुई। आखिरकार फ्रांस के राजा हेनरी IV ने 1598 में इनको मान्यता दे दी, ये याद रखना है। अब देखो प्रश्न फिर 2 उलझ गए। ज्विंगली को मान्यता मिली, वाद वही काल्विनवाद कहलाता है, लेकिन ज्विंगली को मान्यता मिलती है 1531 में, और काल्विन को मान्यता मिलती है 1598 में। मत तो एक ही, लेकिन जगह 2 हैं। स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद को मान्यता 1531, फ्रांस में काल्विनवाद को मान्यता 1598, देने वाला हेनरी IV। और अब इसके बाद लोगों को अपनी मर्जी का ये धर्म अपनाने की इजाजत मिली। तो अब धर्म सुधार आंदोलन मूलतः अपने कारणों में सिमटा हुआ नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर में भी सिमटा हुआ नहीं है।
धर्म सुधार आंदोलन एक विचारधारा है। किसके खिलाफ? ईसाई धर्म के उस रूप के खिलाफ जो पुराना है, ऑर्थोडॉक्स है, जो कैथोलिक है। और उस कैथोलिक के खिलाफ खड़े होने वाला पहला शख्स तो मार्टिन लूथर है। उससे प्रभावित हुए लोग, उन्होंने अपने अपने देशों में कैथोलिक ईसाइयत का विरोध किया, और वो विरोध जो हमारे सामने आया वो कई रूपों में आया। फ्रांस में काल्विनवाद के नाम से आया, स्विट्जरलैंड में भी काल्विनवाद के नाम से आया, इंग्लैंड में इस नाम से आया, अमेरिका में प्यूरिटन नाम से आया। तो वो चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी तो ये क्लियर हुआ। अब है इंग्लैंड। अब एक चीज़ आपको इस चैप्टर को जब मैं ख़त्म करूँगा इंग्लैंड वाली कहानी को, तो एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार जानोगे आप। वही है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद को आगे किसने बढ़ाया। तो एक चीज़ प्रश्न पहले बनाओ, लिखा है, हम उस पर गौर ही नहीं कर पाते कि अब तक प्रोटेस्टेंटवाद जो बढ़ रहा है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा बढ़ रहा है। वो संघर्ष कर रहा है सत्ता के खिलाफ, सत्ता से लड़ रहा है अपनी आज़ादी पाने के लिए कि मेरे मत को इजाज़त मिले। लेकिन अब सवाल ये कि इंग्लैंड में इसको बढ़ाने वाला खुद राजवंश है, राजा है खुद, व्यक्ति नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है। और वो राजा कौन है? हेनरी अष्टम। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है और आपने पढ़ी भी होगी। हेनरी अष्टम के आपने पढ़ा है, औलाद नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं उसकी एक बेटी थी। 18वें साल उसकी पत्नी ने, कैथरीन ने, एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन हेनरी अष्टम एक बेटा चाहता था, उसके बेटा नहीं था। वो एक और लड़की से शादी करना चाहता था, उससे वो प्रेम भी करता था, जिसका नाम था एन बोलन। ये नाम याद है, एन बोलन, जिससे वो प्रेम करता था। लेकिन वो शादी तब हो सकती है जब वो तलाक किसे दे दे? कैथरीन को। हेनरी अष्टम की पत्नी कैथरीन, जिसके पुत्र नहीं था, हेनरी अष्टम पुत्र चाहता था, और वो चाहता था कि मैं और से शादी कर लूं, एन बोलन से। और वो शादी तभी हो सकती थी जब वो कैथरीन को तलाक दे दे। वो तलाक तो देना चाहता था, लेकिन पोप ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब पोप ने इजाज़त नहीं दी तो अब वो विरोधी हो गया, पोप के विरोधी हो गया। तो उसने क्या किया? एक एक्ट पारित करवाया अपनी संसद में, एक्ट ऑफ सुपरमेसी। एक्ट ऑफ सुपरमेसी का मतलब क्या था कि अंतिम निर्णय पोप का नहीं होगा, अंतिम निर्णय किसका होगा? राजा का। और राजा ने खुद ही अपना तलाक घोषित कर दिया और एन बोलन से विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, इससे उत्तर क्या मिला कि जब पोप का विरोध ही कर लिया तो उसने किसको अपना लिया? प्रोटेस्टेंट को। तो यहाँ इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद को जन्म देने वाला वंश राजवंश है, राजा लोग हैं, आम आदमी नहीं है। और अब एक बात और, इस विचारधारा को जो नाम दिया गया एंग्लिकन विचारधारा, ये, अब इससे बात कुछ नहीं, बात इतनी ही है। अब बात इसके आगे बढ़ा। अब इससे क्या हुआ? इस एन बोलन से दो लोग पैदा हुए। थोड़ा ध्यान रखना, कैथरीन की एक बेटी थी और उसने विवाह किससे कर लिया? एन बोलन से। एन बोलन से उसको दो बच्चे पैदा हुए। एक तो उसका आगे उत्तराधिकारी हुआ एडवर्ड सिक्स, ये उसका बेटा, एक नाम मैं भी नहीं लिखूंगा, बड़ी मजेदार बात है वो। बात कुछ नहीं, आप जानोगे तो आप हैरान होंगे कि ये वो है। एडवर्ड सिक्स ने भी अपने पिता के द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया। उसने किसको समर्थन दिया? प्रोटेस्टेंटवाद को। और प्रोटेस्टेंटवाद को जन्म दिया और उसने एक किताब लिखवाई, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो लिखवाने का काम एडवर्ड सिक्स्थ ने किया, और उसमें प्रोटेस्टेंटवाद की तरह ही 42 सिद्धांत रखे गए। थोड़ा ध्यान रखना, अभी मैं एक बात बीच में जो रही क्रम बना दूं। मार्टिन लूथर ने कितने सिद्धांत दिए? और एक नाम हमने लिखा था ज्विंगली, उसने सिद्धांत दिए 67। और ये एडवर्ड सिक्स्थ ने जो बुक लिखवाई, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, प्रार्थना की सामान्य पुस्तक, उसमें कितने सिद्धांत दिए? 42। ये यूं भी बनाया जा सकता है प्रश्न, 3 लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, 95 थीसिस के नाम से लूथर, 67 ज्विंगली और 42 एडवर्ड सिक्स्थ। लेकिन जैसे ही एडवर्ड सिक्स्थ मरा और अब जो गद्दी पर बैठी औरत जिसका नाम यूं प्रसिद्ध है इतिहास में, खूनी मैरी, मैरी बनी महारानी, और उसने प्रोटेस्टेंटवाद को कुचलने के लिए
कैथोलिकों को मानती थी वो, उसने कत्लेआम करवाए, इसीलिए उसकी एक उपाधि भी पड़ी खूनी मैरी। खूनी मैरी ने, हाँ हाँ, तो अभी ये तो जो बच्चे हैं दो, ये तो उसके बच्चे हैं एन बोलन के। खूनी मैरी इसकी है, क्योंकि बदला इसीलिए तो ले रही है क्योंकि इसकी माँ को छोड़ दिया था उसने। तो खूनी मैरी ने कत्लेआम मचाया, कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी। उसने इस किताब के लेखक को भी मरवाया। जिसने इस किताब को लिखा था उसका नाम था क्रेमर। क्रेमर ने इस पुस्तक को लिखा था द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, उसको भी इसने मरवा दिया। बहुत तहलका मचाया। आखिरकार खूनी मैरी के मरने के बाद जो औरत गद्दी पर बैठी, उसका टाइम था 1558 से 1602। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी काल में हुई थी, याद है। 1599 में कुछ व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसे मान्यता मिली 1600 में। किसने दी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एन बोलन की बेटी थी, हेनरी अष्टम और एन बोलन की पुत्री थी। और उसने फिर किसको प्रोत्साहन दिया? प्रोटेस्टेंट को। और प्रोटेस्टेंट को मान्यता दी और इन सिद्धांतों को भी उसने मान्यता दी, लेकिन उसको ठीक करके उसने कितने कर दिए? 39। यही पेचीदगी थी आज वाले टॉपिक में, और कुछ नहीं है विशेष। और ये थोड़ा रटने की ये बात, 95 थीसिस लूथर, 67 हुइड्रिक zwingli और 39 42 से कम करके कर दिए एलिजाबेथ ने। और अब एक बात, अमेरिका में प्रोटेस्टेंटवादियों को, काल्विनवादियों को, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, पूरे धर्म सुधार आंदोलन में अलग प्रश्न नहीं है, पढ़ चुके हो। फ्रांस में काल्विन के शिष्यों को क्या कहा गया? ह्यूगोनॉट। ये नाम है, 3 याद रखने हैं। ह्यूगोनॉट कहाँ कहलाए? फ्रांस में। अमेरिका में कहलाए प्यूरिटन। और अब कौन सा है जगह? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में कहलाए प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन। ये पेपर में आने के लिए प्रश्न है 3-4। मैं आपको चैप्टर पूरा होने से पहले कुछ एक प्रश्न ही बताता हूँ जो आपको थोड़े याद रखने किताबों में होंगे। आपके पास जितने भी किताबें उनमें प्रश्न नहीं है, यही तो समस्या है। के सोनी को छोड़कर औरों में प्रश्न नहीं है। स्कॉटलैंड, प्रेस्बिटेरियन। देखो इसमें भेद, पहले इसमें काल्विनवाद शुरू कहां से हुआ? काल्विनवाद स्विट्जरलैंड से। और देखो 3 नाम लिखे हुए हैं। स्कॉटलैंड में कहा गया प्रेस्बिटेरियन, जो किसको मानने वाले हैं? zwingli को। zwingli को मानने वाले अमेरिका वाले क्या कहलाते हैं? प्यूरिटन। शब्द याद रखना, अभी अमेरिका की क्रांति में भी आएगा। और फिर ह्यूगोनॉट कहाँ कहलाते हैं? किसके शिष्य? काल्विन के। मत तो वही है काल्विन। काल्विनवाद को अलग अलग देशों में किन नामों से जाना गया? प्रेस्बिटेरियन स्कॉटलैंड, प्यूरिटन अमेरिका, और ह्यूगोनॉट कहाँ? फ्रांस में। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तो एक बार चैप्टर पूरा हो जाए, फिर इस पे सारे प्रश्नों पे बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पेपर में आने के लिए बनते हैं। और एक पेपर में प्रश्न शायद पिछली बार आया, मुझे भी याद नहीं है, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। ये पेपर में प्रश्न आया वो ये। अब इतना ढांचा हो गया, एक बार मैं थोड़ी बात पूरी करूं, दोबारा से उसको लेके आऊं बीच में। धर्म सुधार आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? चर्च या पोप? पोप जिस धर्म का ठेकेदार था वो किस धर्म का था? कैथोलिक। क्या था? परंपरागत ईसाई धर्म। चर्च टैक्स भी वसूलता था, टाइप। चर्च के अपने न्यायालय होते थे। अब राजा भी चर्च के अधीन होता था। चर्च का नैतिक जीवन बहुत भ्रष्ट था। ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, अमीर आदमी का बाइबल में स्वर्ग में जाना मुश्किल है। ये बात बाइबल में लिखी है। लेकिन बड़े बड़े पादरी कहाँ रहते थे? ऊंचे ऊंचे महलों में। लेकिन आम पादरी कहाँ रहता था? भूखों मरता था, जो गांव में लोगों के संस्कार करवाते थे। क्योंकि वो सारे का सारा पैसा, फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर, किनको भेज देते थे? रोम। वो लोग विलासिता में रहता और उनका नैतिक जीवन भ्रष्ट हो गया। और आखिरकार एक घटना घटी, उनको पैसा जुटाने के लिए एक तरीका ढूंढा उन्होंने, लियो दशम ने। इंडलजेंसेज, पाप मोचन क्षमा पत्र। 1517 जर्मनी में विटेनबर्ग में टेट जेल बेच रहा था। उसको एक प्रोफेसर ने देखा जिसका नाम था किंग मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर ने उसका किया विरोध। विटेनबर्ग के गिरजाघर पर कितने थीसिस चिपकाए? 95। आगे बढ़कर उसने लिपजिंग के खुले वाद विवाद में 3 पुस्तकें बोल दी, और उनके नाम जो हमने आते ही पढ़े हैं।
और उसके बाद वर्म्स में सभा हुई, स्पीयर में सभाएं हुई, और स्पीयर की सभाओं में ही प्रोटेस्टेंटवाद की जन्म होता है 19 अप्रैल 1529 को। लेकिन उनको अनुमति नहीं मिलती 1530 में, फिर अनुमति मिलती है 1555 में। ऑक्सबर्ग की स्वीकृति कहते हैं। ऑक्सबर्ग की स्वीकृति अलग है, ऑक्सबर्ग की संधि अलग है। स्वीकृति तो उस दिन जब उन्होंने अपने विचार रखे कि हम ये हैं, वो स्वीकृति हो गई, मान्यता नहीं मिली 30 में, मान्यता मिली 55 में, उसे ऑक्सबर्ग की संधि कहते हैं। अब उसके बाद लूथर तो हो गया जर्मनी में। इसी तरह के आंदोलन और कहाँ कहाँ फैले। एक हमने पढ़ा स्विट्जरलैंड में, फैलाने वाला ज्विंगली वाद का नाम काल्विनवाद। क्यों नाम पड़ा? उसके शिष्य के नाम पड़ा। वो कहाँ का था? फ्रांस का था। काल्विन फ्रांस, शिष्य ह्यूगोनॉट। स्विट्जरलैंड में चलाने वाला ज्विंगलीवाद के नाम से ही जाना गया। लेकिन अब बात ये, अमेरिका में उनके शिष्य कहलाए काल्विनवाद के प्यूरिटन, और स्कॉटलैंड में कहलाए प्रेस्बिटेरियन। यही प्रश्न है ऊपरी ऊपरी जो आ जाएंगे पेपर में। लेकिन अब ये हेनरी अष्टम ने, प्रश्न यूं नहीं आएगा, इंग्लैंड में एंग्लिकन विचारधारा को शुरू करने वाला आम आदमी नहीं, राजघराना है, और वो व्यक्ति है हेनरी अष्टम। अब इतनी बात, ना तो कोएन बोलन का नाम पूछने वाला है। हाँ, खूनी मैरी का नाम प्रसिद्ध है। खूनी मैरी किस आंदोलन से संबंधित है? धर्म सुधार आंदोलन से। किस धर्म के समर्थक थी वो? कैथोलिक। उसने प्रोटेस्टेंटों का बहुत कत्लेआम करवाया, क्रेमर को मरवाया, जिसने पुस्तक लिखी थी द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन किसने लिखी थी? काल्विन ने। उसको लोग प्रोटेस्टेंट पोप भी कहते थे। अब ये ढांचा तो किसमें विरोध किसका हो रहा है? कैथोलिक धर्म। अब ये विरोध हो रहा है तो कैथोलिक धर्म के लोग सोए हुए हैं? नहीं, उनको भी तो चिंता हो रही है। अगर हमारे हाथ से सत्ताएं छिन जाएंगी तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, ये कहा कि ये लोग और ना बढ़े, प्रोटेस्टेंटवाद और ना फैले, इसलिए सुधार करो। किसमें? चर्च में, पोप में, कैथोलिक धर्म में। तो सुधार करने में जो एक सुधार हुआ उसको नाम रखा गया ये प्रतिवादी धर्म सुधार। अब देखिए, वो प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से पढ़ लेना है, ये भी प्रतिवादी, लेकिन ये प्रतिवादी किस में सुधार है? कैथोलिक धर्म में सुधार है। और देखिए, कैथोलिक धर्म में सुधार करने वाला एक बहुत बड़ा नाम, पहले तो मैं वही लेता हूं जहां से पेपर में प्रश्न आता है, इग्नाशियस लोयोला। इग्नाशियस लोयोला, ये शायद पिछली बार प्रश्न आ गया है फर्स्ट ईयर में, इसमें से प्रश्न आया है मुझे जहां तक याद है। इग्नाशियस लोयोला कौन है? वो ये है, जेसुइट संघ बनाया इसने, ये आपको थोड़ा सा रटना होगा। जेसुइट मिशन बनाया, जेसुइट संघ बनाया, किस में सुधार करने के लिए? चर्च, कैथोलिक चर्च में। लेकिन ये कहता था सुधार कैसे करो? जबरदस्ती करो, क्योंकि ये रिटायर हुआ था किस पद से? एक सैनिक के पद से। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। 1514 में उसने एक जेसुइट मिशन बनाया। जेसुइट मिशन बनाने वाला इग्नाशियस लोयोला। इतनी सी बात याद रखनी। और एक बात और, इसके साथ साथ सुधार करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इटली में, क्योंकि रोम कहाँ है? इटली में। तो सबसे पहला सुधार कहाँ होना चाहिए था? रोम में। वो कैसे हुआ? एक काउंसिल बनी, किसमें सुधार करने के लिए? चर्च में। और वो जहाँ बनी ट्रेंट नाम की जगह पर, तो इसका नाम ही पड़ गया ट्रेंट काउंसिल। 18 सालों तक इसके अधिवेशन होते रहे, 1543 से 45 से 63। 18 सालों तक ट्रेंट काउंसिल के अधिवेशन होते रहे। ये सीधे ही प्रश्न है, इसमें और कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैथोलिक धर्म में सुधार के रूप में जो काम हुए उनमें से एक संबंधित नहीं है ट्रेंट काउंसिल, जेसुइट मिशन, इंक्विजिशन, जिसे मैं अभी आगे बोलने वाला हूं, तो कुछ और भी रख दिया जाए। तो ये सारी चीजें अब जो पढ़ रहे हैं, हमने 3 स्टेप में इसको पढ़ा है। पहले में तो चर्च के हालात पढ़े, दूसरे में हालात के साथ हमने ये पढ़ा कि आग कौन लगा रहे थे? जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, जॉन सेवनरोला, मार्टिन लूथर, इन्होंने आग लगाई। उस आग के परिणाम क्या हुए? 4 मत, लूथरवाद, ज्विंगलीवाद, एंग्लिकनवाद, और ज्विंगली का नाम हमने जो रखा 2 देशों से संबंधित है, काल्विनवाद। लेकिन अब वो तो उधर चलता रहा। अब इन लोगों को भी चिंता हुई
कि हम अगर अपने धर्म में ही सुधार नहीं करेंगे तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए जो प्रयास हुए उसमें पहला प्रयास ये था, इटली में हुआ, जिसको नाम दिया गया ट्रेंट काउंसिल। 1545 से 1563 तक इसकी रुक रुक कर सभाएं होती रहीं और इसमें जो नियम तय किए गए वो ये कुछ मुख्य बता रहा हूं। चर्च में पोप का पद अब बेचा नहीं जाएगा। लोग बेच देते थे अपने पदों को पैसे लेकर। और एक बात और, चर्च में पोप का पद बेचा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति अब हिसाब किताब में आ जाएगी, मर्जी नहीं करेंगे वो। तो इसलिए कुछ सुधार किए गए और वो सुधार बहुत जरूरी भी थे। अगली घटना ये है, ये एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ ढांचा है। इस व्यक्ति का नाम ये है इग्नाशियस लोयोला, जहां का था स्पेन का। और इसने कहा इस धर्म में सुधार करना है तो जबरदस्ती, ऐसे प्यार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या था, एक सैनिक। उसने एक संघ बनाया जिसमें अपने लोग जोड़े, अपने जानने वाले लोग जोड़े, जेसुइट मिशन या जेसुइट संघ। समय था 1534। अब एक नाम और, वो ये है, वो यूं जोड़ना, थोड़ा वो नाम थोड़ा लग रहा है आपको मुश्किल लग सकता है, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन है इसका नाम। इंक्विजिशन का मतलब होता है अदालत। और ये अदालत अब किसके फैसले करेगी? जो ईसाई धर्म में गलतियां करेंगे, चाहे वो चर्च के पादरी ही क्यों ना हो। और इस अदालत को बनाने वाला भी एक पोप ही था, उसने बनाई। सुधारात्मक अदालत थी। अब ये देखो, न्यायालय तो चर्च के पहले भी थे, फैसले तो वो भी करते थे, लेकिन अब ये अदालत क्या है? सुधारात्मक अदालत है कि पोप के गलतियों को ठीक करने के लिए, धर्म में आई हुई गलतियों को ठीक करने के लिए एक इंक्विजिशन बनाई, जिसको बनाने वाला था पोप पॉल III। ये पूछा जाएगा, अगर इस लाइन से कुछ पूछा गया, इंक्विजिशन का स्थापक, जिसने इसको बनाया, संस्थापक है इसका पोप पॉल III, ये नाम याद रखना। अब एक अंतिम घटना है, वो मैं वैसे ही बता दूं। इससे सुधार तो हुआ, लेकिन ये सुधार बहुत खतरनाक एक रूप लेकर उभरा। अब लोगों ने तो ऊपर बैठकर गद्दियों पे बड़े बड़े फैसले कर लिए, सुधार कर दिए, लेकिन आम आदमी में बहुत गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई, अब लोग अंग्रेज हैं, लोग स्पेनिश हैं, लोग फ्रेंच हैं, लेकिन अब वो एक नहीं है, अब वो दो हैं। एक तो कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं और एक किसको मानने वाले हैं? प्रोटेस्टेंट। हर छोटी छोटी बात पर उनकी होती थी लड़ाइयाँ। और एक लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है, और आपने अंतिम लाइनों में पढ़ा होगा, संत बार्थोलोम्यू हत्याकांड। के एक दिन अगस्त हत्याकांड भी इसे कहते हैं, कि चर्च के गिरजाघरों की, पेरिस के गिरजाघरों की घंटियां घनघनाने लगी। और उस दिन से एक आंदोलन शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई 1572 में, कि वहां कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों को घरों में घुस घुस के मारा। बड़े लंबे अरसे तक, 30 सालों तक ये तमाशा चलता रहा और कत्लेआम हुआ। और जिस दिन से शुरू हुआ वो दिवस था संत बार्थोलोम्यू दिवस। इसको संत बार्थोलोम्यू हत्याकांड भी कहते हैं, जो बहुत खतरनाक हत्याकांड रहा, जिसने किसको, कैथोलिकों ने किसको मारा? प्रोटेस्टेंटों। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सुधार भी हुए, और वो सिर्फ पढ़ लेना, राष्ट्रीय भाषाओं का उत्थान, राजाओं की शक्ति में विकास, क्योंकि जब पोप का पतन हुआ तो शक्ति किसकी बढ़ी? राजाओं की। अब राजा नियुक्त करते थे पोप को, ना कि पोप अपनी मर्जी से अपना पद बेच दे या कुछ भी कर दे। उनकी संपत्ति अब किसके नियंत्रण में थी? अब राजाओं के नियंत्रण में थी। तो ये पढ़ना, राजनीति धर्म से अलग हुई, ये सबसे बड़ा परिणाम था। किनके प्रयासों को रंग मिला? मैकियावेली जैसे लोग, मार्सियलियो जैसे लोग। अब ये 2 चैप्टर तो हुए और मुश्किल बातें अब निकल गई। अब मुश्किल इतने आंकड़े नहीं है, किसी भी टॉपिक में इतने आंकड़े नहीं है। अब कहानियां बड़ी मजेदार, और आपने साथ साथ पढ़ना है तो आसानी रहेगी। वो बात ये है, अब बात एक नया टॉपिक पिछला छोड़ दो। हम एक चीज जब हमने शुरू की थी, जीके में भी और अपने सब्जेक्ट में भी मैंने एक बात कही थी, उपनिवेश क्या होता है? जब कोई एक देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, तो हारा हुआ देश जीते हुए देश का उपनिवेश हो जाता है। लेकिन जब हारे हुए देश की शासन व्यवस्था पर भी जीता हुआ देश अधिकार कर लेता है, तो जो शासन व्यवस्था है वो हारे हुए देश के हित में नहीं होती, वो जीते हुए देश के हित में होती है, और वो बदल कर क्या हो जाता है? साम्राज्यवाद। तो इस दृष्टि से इंग्लैंड ने हम पर शासन भी किया, लेकिन शासन से पहले इंग्लैंड ने हमारे साथ व्यापार के बहाने हमारा शोषण किया।
तो पहले जब वो शुरू हुआ तो वो उपनिवेशवाद था। जब वो बदल गया प्लासी और बक्सर के युद्धों से, तो वो किस रूप में सामने आया? साम्राज्यवाद के सामने आया। इसलिए बता रहा हूं कि आज दुनिया में, दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, जिसको पनपने का अवसर भी मिला। 2 विश्व युद्धों के बीच में बहुत बड़े रूप में वो सामने आया। और जब 2 विश्व युद्ध खत्म हुए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 ही महाशक्तियां बची थी पूरी दुनिया में, रूस और अमेरिका। दोनों में एक युद्ध चला, शीत युद्ध। और शीत युद्ध क्रांति 91 में हुआ, 1991 में, और उसमें हारा कौन? रूस। कोई मैदानों में लड़ाई नहीं हुई। शीत युद्ध जिसे आप कहते हो दिमागों में चलने वाला युद्ध। लेकिन इस युद्ध के बाद दूसरी महाशक्ति तो पिट गई, रूस का विभाजन हो गया, सोवियत संघ से टूटा और 14-15 भागों में वो बिखर गए। अब एकमात्र शक्ति बची दुनिया में, अमेरिका। और अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति जिसके डंके बजते हैं, और वो महाशक्ति भी किसी समय किसकी गुलाम थी? इंग्लैंड का उपनिवेश थी। और अब सवाल ये भी है कि हमने जो कहानी पहले पढ़ी है कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, तो नए मार्गों की खोज के रूप में अमेरिका सामने आया। किसने खोजा? कोलंबस ने। 1492 में रेड इंडियन, या उसने खोज कर दी उत्तरी अमेरिका की, और वही अमेरिका आगे बसा। कैसे बसा? उसमें कहानी यूं घटी, अमेरिका तो खोजा गया, लेकिन इधर इन्हीं दिनों में इंग्लैंड में एक धारणा घर कर रही थी, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा बाहर से व्यापार किया जाए। और भारत में जो व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब सवाल ये है कि भारत की कंपनी तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके साथ साथ इंग्लैंड में कंपनियां तो और भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? आप यहाँ देख लो, आदित्य बिरला ग्रुप है, अंबानी ब्रदर हैं, मित्तल हैं। तो कंपनियों के नाम तो अलग ही हैं, काम भी अलग अलग लोग कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य सबका क्या है? पैसा कमाना। तो इंग्लैंड में केवल यही कंपनी नहीं थी एक जिसने काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अकेली नहीं थी, ये और 2 कंपनियां भी बनी वहां, लंदन और प्लीमथ। इनको व्यापार करने का जिम्मा इसको मिला। किसके साथ व्यापार करने का? अमेरिका। लेकिन अब सवाल ये कहानी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कोलंबस ने तो सिर्फ इसे खोजा। कब खोजा उसने? 1492 में। और 1501 में इसका नाम रख दिया गया अमेरिका। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुची। और याद रखना, ये लुटेरा था, कोई नाविक नहीं था, घूमने नहीं गया था, लूट कर आया था, ब्राजील तक की यात्रा करके आया था। और अब हुआ क्या, इसने उस द्वीप की भी यात्रा की थी, तो इसके नाम से नाम रख दिया गया, अमेरिगो वेस्पुची के नाम से, क्या? अमेरिका। लेकिन अब घटनाएं घटी, 100 साल गुजर गए, और 100 सालों में अमेरिका ढूंढा गया था। वहाँ लोग पहले भी रहते थे, थोड़े बहुत लोग वहाँ रहते थे, और वो उधर जी रहे हैं। और अब समय आया 1606। 1606 में राजा जेम्स प्रथम ने अनुमति दी किस कंपनी को? तो भारत में तो आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और अमेरिका में गई लंदन कंपनी। लंदन कंपनी को अनुमति मिली कि अमेरिका में जाकर आप व्यापार करो। लेकिन हिंदुस्तान का रास्ता तो आसान था, आना तो यहाँ भी समुद्रों से पार था, लेकिन अमेरिका के रास्ता बहुत खतरनाक था, और उन महासागरों में रोज तूफान, और वहाँ रास्ते में समुद्री डाकू। तो फिर भी हिम्मत करी गई 120 लोगों के द्वारा। किसके नेतृत्व में? कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट, ये एक नाम था। आप देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं है, कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 1607 में 120 लोग चल पड़े। किस ओर? अमेरिका की ओर। अमेरिका चले गए, लेकिन सवाल ये है, जब अमेरिका पहुंचे तो 120 लोग नहीं पहुंचे, करीब 80 और 90 के बीच में तो लोग मर गए, रास्ते में ही मर गए। कुछ लोगों को जंगली जानवरों ने उसमें अमेरिका में जाकर मार दिया, कुछ वहाँ रहने वाले लोगों ने मार दिया, कुछ तूफानों में घिर कर मर गए। बचे हुए लोग हतोत्साहित नहीं हुए, वो वहाँ रुके, घबराए नहीं। और देखिए, दाद तो देनी होगी इंग्लैंड के संघर्ष की, इस लंदन कंपनी के संघर्ष की। कब चले थे यहाँ से? 1607। लंबी यात्राएं करके पहुंच गए। और वो गए किस लिए थे भला, ये भी तो ध्यान रहे? व्यापार करने ही तो गए थे। किस चीज का व्यापार? ये है प्रश्न।
तंबाकू के व्यापार की बहुत संभावनाएं थी अमेरिका में। उसके व्यापार के लालच में गए थे ये लोग, लेकिन जब गए तो 80-90 लोग तो पहुंचे ही नहीं, बाकी लोग पहुंचे, बचे हुए 30-35 लोग, और वो लोग वहां रुके। 7 साल लग गए उनको। और अब प्रश्न ये बनता है, तंबाकू से भरा हुआ पहला जहाज अमेरिका से इंग्लैंड भेजा गया 1614। उन 35 लोगों ने वहां की परिस्थितियों से संघर्ष किया, जूझे उनसे, खतरे उठाए और 7 साल टिके, और पहली खेप व्यापार की 1614 में तंबाकू का भरा हुआ जहाज इंग्लैंड आया। और तब जब वो जहाज इंग्लैंड आया तो इन्होंने पैसा कमाया जो लोग वहां गए। तो ये बस्ती पहली जहां बसी थी वो जगह का नाम था वर्जीनिया। वर्जीनिया में एक जेम्स नदी के तट पर एक टाउन बसाया गया जिसको नाम यही दे दिया गया, जेम्स टाउन। तो प्रश्न ये है, अमेरिका में पहली बस्ती किसके नेतृत्व में बसी? तो क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट, एक व्यक्ति। जहां गया वो वर्जीनिया, जिस नदी के किनारे रुके जेम्स, वहां एक बस्ती बसाई और उसका नाम ही पड़ गया जेम्स टाउन बस्ती। देखो, भेजने वाला राजा भी कौन? जेम्स प्रथम। जिस नदी के किनारे बस्ती बसी जेम्स, और उस बस्ती का नाम भी पड़ा जेम्स टाउन बस्ती। 30-35 लोग वहां रुके थे। 7 सालों के संघर्ष के बाद पहला व्यापार का जहाज वहां पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा, दूसरे लोग भी आकर्षित हुए। लेकिन अब सवाल ये है, एक चीज पहले जान लेना, मैं पहले 2 लाइनें बोल रहा हूं। दुनिया में प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिका के महान स्वतंत्रता संग्राम को ही है। बात ये कि अब सवाल ये उठता है, लोग जो गए हैं ये गए कहां से हैं? इंग्लैंड से। हिंदुस्तान में और अमेरिका में फर्क एक था। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा पहले से थे। भारत खोजा तो गया, भारत तो पहले से मौजूद ही था। दुनिया तो यहाँ बहुत पहले से थी, पाषाण युग से ही थी। तो इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका में भी लोग पहले से रह रहे थे, हमें पता नहीं था। वो जंगली लोग जो वहाँ रहते थे वो वहाँ रह रहे थे, वो दूसरों को बर्दाश्त वहाँ नहीं करना चाहते, उनका सफाया कर दिया इन लोगों ने और वहाँ जाकर रहने लगे। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ, भारत में तो इंग्लैंड के लोग विदेशी थे, कहने को तो अमेरिका में भी विदेशी थे, लेकिन अमेरिका में 90% लोग गए कहाँ से थे? और फिर भी इंग्लैंड के खिलाफ खड़े हो गए। सवाल ये है भाई, यहाँ तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े हुए, हमने आज़ादी की मांग की, वो बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ तो 90% लोग अपनी ही मातृभूमि से आए हुए और वही क्या चाहते हैं कि इंग्लैंड हमसे अब अलग हो जाए। तो इस पे तो बात अभी करूँगा, बड़ी मज़ेदार बात है ये। अब सवाल ये कि जब ये पहली बस्ती बसी थी 1607 में, और क्रांति का टाइम है 1775 से 1783। देखो, हम लोगों ने 100 साल संघर्ष किया तो जाके आजाद हुए, और ये संघर्ष कितना है? मात्र 8 साल, और आजाद हो गए। और इस लड़ाई को जिसने पूरा किया 2 लोग हैं, जॉर्ज वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स। उसको तो फिर बात करेंगे आगे। अब पहला सवाल ये जानना है, क्रांति किस वर्ष घटी? 1775। बस्तियां बसनी कब शुरू हुई? तो करीब करीब कितने साल हो गए? 170 सालों में एक बस्ती बसी थी पहली, जिसका नाम था। और क्रांति के समय कितने उपनिवेश थे? ये प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है, घर पे भी पढ़ो तो भी क्लास की जरूरत नहीं है, सामने यही पढ़ा कि जब अमेरिका बसा था, तो ध्यान रखना, अमेरिका जब बसा था तो उसमें 13 उपनिवेश थे जब ये लड़ाई हुई है, और उस समय उसका जो क्षेत्रफल था 1365,015 वर्ग मील, इतना उसका क्षेत्रफल था। 1365,015 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,65,015 वर्ग मील का क्षेत्र अमेरिका का था। अब सवाल ये, जिस समय क्रांति हुई अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13। उपनिवेश कह लो, बस्तियां कह लो, बस्तियां अमेरिकी भी हैं और उपनिवेश किसके हैं? इंग्लैंड के। जिस कंपनी ने जमाए थे? लंदन है। लेकिन एक और प्रश्न, अमेरिका में सबसे पहले बस्तियां बनाने का काम इंग्लैंड के लोगों ने नहीं किया।
सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले अमेरिका को ये लोग थे, स्पेन वासी। स्पेनिश लोगों ने, जब ये यहाँ गए इंग्लैंड के लोग, तो स्पेन के लोग वहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन उनको भगा दिया इन्होंने, टिकने नहीं दिया। बहुमत किसका हो गया अब? इंग्लैंड के लोगों का। तो 90% जनता तो थी इंग्लैंड की, और बाकी 10% में सारे लोग थे प्यूरिटन, एग्लिंगटन। अब एक चीज ध्यान रखें, जब ये बसे तो इनमें कैथोलिक नहीं थे, कैथोलिक लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो आगे कारणों में, ये तो एक भूमिका है। अब सवाल ये, जब मैं क्रांति के कारण पढ़ाऊंगा तो वो ये इन्हीं दौरान घटे, ये 1607 से 1775। भाई कोई परिस्थितियां तो बनी होंगी, तभी तो 1775 में वो क्या चाह रहे हैं, उनसे आज़ादी चाह रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ भी एक भेद है। क्या अमेरिका के लोग इंग्लैंड से आज़ादी चाहते थे? नहीं, वो चाहते थे कि हम जो काम करें हमें इंटरफेयर ना किया जाए। आप बने रहो, हम प्रशासन करते रहो, कोई बात नहीं, पर हमारी तरक्की के रास्ते में आड़े आप ना हो। क्यों? यही एक समस्या है। अमेरिका में जब क्रांति हुई तो 100% जनमत वहाँ का अमेरिका के साथ नहीं था। अभी भी बहुत से व्यापारी लोग चाहते थे कि इंग्लैंड का राज्य हम पर बना रहे, क्योंकि वो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए। इसीलिए भी एक क्रांति अपने आप में विलक्षण थी। अब हम सीधे कारणों पे आएंगे कि फिर इन 150 सालों में क्या घट गया ऐसा जिसकी वजह से इंग्लैंड की ही जनता अमेरिका में बसी और वो अमेरिकी कहलाने लगी और किससे अलग होने की बात करने लगी? इंग्लैंड से। वो कहानी क्या है? वो बड़ी मजेदार कहानी है, और इसीलिए रुचिकर है टॉपिक, इसमें कोई ऐसी बोरियत वाली बात नहीं है। पहला टॉपिक तो ये है जो आपको शायद लिखा तो मिलता है लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी आसान है। अभिवृत्ति तथा सिद्धांत, ये 2 टॉपिक हैं। 2, ये एक नहीं है, पॉइंट तो एक लिखा हुआ है, बातें 2 हैं। कैसे? आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, अभिरुचियां और अभिवृत्तियां। अभिवृत्तियां क्या होती हैं और अभिरुचियां क्या होती हैं? कोई करेगा डिफाइन? थोड़ा बहुत उत्तर, कोई जरूरी नहीं। अभिरुचि जन्मजात होती, हाँ, अभिवृत्तियां बाद में विकसित होती, लेकिन मूल चीजों का अर्थ तो मूल ही रहता। उसके द्वारा चाही गई चीजें, उसका जीवन जीने का ढंग, उसके जीवन जीने की शैली। और अब बात यह है, अभिवृत्ति उन लोगों की क्या थी? वो ये थी कि जब हम बसे थे, कब? 1607, तब हम अपने दम पर बसे थे। हम में से आधे लोग मर भी गए थे, और इन 150 सालों में अमेरिका ने जो तरक्की की, और बहुत तरक्की की, उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की। और ये जो तरक्की की है किसके दम पर करी हमने? इंग्लैंड के दम पर? नहीं, अपने दम पर। और अगर हम पिछले 150 सालों में अपने दम पर इतनी तरक्की कर सकते हैं तो हम आगे भी तो अपने देश का शासन चला ही सकते हैं। हमारी आगे की तरक्कियों में हमें इंग्लैंड की जरूरत कहाँ है? तो इसलिए उनकी अभिवृत्तियां ये कह रही थी कि अब तक की तरक्की का श्रेय हमें मिलना चाहिए और आगे भी हम तरक्की करने में सक्षम हैं, हमें इंग्लैंड की जरूरत नहीं है। एक बात, सिद्धांत क्या था? सिद्धांत अब ये था, लोग पढ़ लिख गए, बहुत कुछ हो गया था, बहुत एडवांस हो गया था अमेरिका के 13 उपनिवेशों में, जनता बहुत बड़े ऊंचे ख्यालों में जीने लगी, क्योंकि सवाल याद रहे, पुनर्जागरण ने हर दुनिया के कोने कोने को प्रभावित किया। अब सवाल ये, सिद्धांत ये था कि हम पर हजारों मील दूर से शासन होता है, क्या हम अपना शासन करने में सक्षम नहीं है? अगर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं तो क्या अपने देश का शासन नहीं चला सकते? और एक देखिए कैसी विडंबना है, अमेरिका के लोग तो सिद्धांततः ये मानते थे देश हमारा है, लोग हम हैं, तो शासन भी कहाँ का होना चाहिए? अमेरिका का। शासन इंग्लैंड का नहीं होना चाहिए। एक हमारे देश के दादा भाई नौरोजी कहते थे, अंग्रेजी राज्य बना रहे तो ठीक, भारत के लिए वरदान है। और वो कह रहे थे कि इस समय भारत में अगर व्यवस्था बनाने का काम कोई बेहतर कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता, अंग्रेजी कर सकते। और इसको गरम दल के लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे, भीख मांगना, कच्चा नरकट कहकर बदनाम किया था उसके गोपाल कृष्ण गोखले की इस भिक्षावृत्ति को गरम दल के नेताओं ने। और अब ये पहला ही टॉपिक ये कि अभिवृत्ति तथा सिद्धांत का मतलब ये है कि अमेरिका के लोग ये मानते थे कि अब तक की तरक्की का श्रेय हमें है और आगे भी तरक्की करने की हिम्मत हमें है, और हमें इंग्लैंड के सहयोग की, हमारे ऊपर उसके आधिपत्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सोच बनी लोगों की। दूसरा जो पॉइंट है
वो है मजेदार, वो ये है, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। प्रेम का अभाव कैसे विरोधी भाषी शब्द है। उपनिवेशों में मतलब कितनी बस्तियों में, कहाँ की, जिनमें वर्जीनिया, न्यू हैम्पशायर, बड़े बड़े नाम, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड, बहुत से टापू जो दूर दूर बसे हुए थे, लेकिन कहलाते क्या थे, अमेरिकी बस्तियां। किसकी, इंग्लैंड की। कितनी हो गई थी अब, 13 बस्तियां, 13 उपनिवेश। किस समय, क्रांति के समय। और उसमें उपनिवेशों में कहां से आए हुए थे ज्यादातर लोग, और उनमें इंग्लैंड के प्रति ही प्रेम नहीं था। बात विरोधी है, वहां से ही लोग आए, कहां से, इंग्लैंड से, 90% लोग, और इसके प्रति प्रेम नहीं है। ऐसा क्यों हो गया। और ये बड़ी मजेदार बात, क्या इंग्लैंड के ही लोग इंग्लैंड के प्रति प्रेम नहीं रखते, उसकी वजह क्या है कि अमेरिका जो लोग भेजे गए थे, वो कौन कौन गए थे जो प्रेम नहीं करते। वहां पर बड़े बड़े अपराधियों को सजाए काला पानी के रूप में अमेरिका में बसने की सजा दी जाती थी। आप वहां जाके बसो। वो करना क्या चाहते थे इंग्लैंड के लोग, अमेरिका को आबाद। तब इन लोगों के दिमाग में एक बात थी, हमें मरने के लिए छोड़ा गया था यहाँ, आज हम जिंदा हैं तो हम अपने दम पर जिंदा हैं, अब हमें उनसे क्या लेना देना। उन्होंने तो हमसे बदला ही लिया था, हमने किसी का कत्ल कर दिया, आपको फांसी की सजा नहीं हुई, आपको सजा क्या हुई कि आप कहाँ रहो जाकर, इंग्लैंड में। तो अमेरिका ऐसे बसा था। दूसरा कारण यह था कि मैंने अभी पिछले चैप्टर में एक बात कही है कि जब प्रोटेस्टेंट धर्म चल पड़ा, लोगों में फैल गया, तो राजाओं ने तो अपना लिया, संधियां कर ली, आम जनता तो लड़ मरी। वो आम जनता जब लड़ मरी तो उसने इंग्लैंड को भी प्रभावित किया, उसने अमेरिका को भी प्रभावित किया, और उसने दूर दराज के और क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। कैथोलिकों के अत्याचारों से तंग होकर प्रोटेस्टेंटवाद को मानने वाले लोग भी कहां प्रवर्जन कर गए, अमेरिका की ओर। तो इंग्लैंड की जनता कौन सी थी, ज्यादातर कैथोलिक। तो अब उनके विचार मिलना तो संभव नहीं है, वो रोज राज के अत्याचारों से तंग आकर वहां बसे। दो बातें। तीसरे, व्यापार के लालच में कुछ लोग और गए, वो अपने शौक से गए, और वही वो लोग हैं जो अभी भी इंग्लैंड का विरोध करना नहीं चाहते। वो तो किस लालच में आए हैं, व्यापार के लालच में। और अब 90% तो ये हो गए। एक वो लोग हैं जो इंग्लैंड के नहीं है, स्पेन के हैं, पुर्तगाल के हैं, दूसरे देशों के लोग हैं 10% में, वो इंग्लैंड से सहानुभूति क्यों रखेंगे। तो कारण सामने आ रहे हैं कि बसाया किसने अमेरिका को, इंग्लैंड ने, और वही लोग इंग्लैंड से प्यार अब नहीं करते। क्यों, जबरदस्ती उन लोगों को वहां भेजा गया है, स्थापित किया गया है। तो अमेरिका में उन लोगों ने जाकर तरक्की कर ली, और अब वो चाहते हैं कि जब इतना काम हम खुद कर सकते हैं तो आगे का भी खुद कर सकते हैं। तो हो गए दो कारण। तीसरा कारण ये है, वो पहले यही लिख दूं, बौद्धिक आंदोलन। और अगर कोई किताब पढ़ो या कोई मेरे से पूछे अमेरिका की क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है। और अक्सर ही आप जब भी देखना, क्रांतियां हुई हैं कलम के जोर पर। और एक बात ध्यान रखना, जो लिखा गया, आप सोचते हो बाल गंगाधर तिलक को मांडले भेजा गया, किस जुर्म में, अशांति फैलाने के जुर्म में। कैसे फैलाई उसने अशांति, मराठा और केसरी। तो पत्र पत्रिकाओं ने, जो 2 रुपए का अखबार जो काम करता है, वो बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या घटा, अमेरिका के लोग बहुत जल्दी तरक्की कर गए, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी पांव पसारे। तो 2 सन लिख रहा हूँ, 1636, 1693। 1636 और 1693 के वर्षों में अमेरिका में 2 कॉलेजों के, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1636 में तो कैम्ब्रिज, आज भी है कि नहीं, बहुत प्रसिद्ध है ये, दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों में। कैम्ब्रिज नगर में जो विश्वविद्यालय खुला, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, 1636। 1693 में विलियम एंड मैरी कॉलेज खुला वर्जीनिया, विलियम एंड मैरी कॉलेज। और इनमें पढ़े हुए बीए पास लोग, स्नातक लोग, अब पढ़े लिखे लोग किसकी गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इंग्लैंड की। तो शुरुआती बौद्धिक आंदोलनों को योगदान देने वाला कैम्ब्रिज का हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1636, और फिर विलियम एंड मैरी कॉलेज 1693। ये 2 घटनाएं घटी। इतना ही नहीं,
1704 में पहला अखबार निकला इंग्लैंड के उपनिवेशों में, बोस्टन न्यूज लेटर। अब जो लोग नहीं जानते वे भी जान लें, 13 बस्तियों में एक बस्ती ये भी थी, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स एक तटीय नगर था, तटीय बस्ती थी, और उसमें एक बंदरगाह था जिसका नाम था बोस्टन। जैसे सूरत, कांदला, उसी तरह से मैसाचुसेट्स नगर के बंदरगाह का नाम था बोस्टन बंदरगाह। ये वही बोस्टन बंदरगाह जहां से बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। तो यहाँ पहला अखबार निकला 1704 में, जिसका नाम था बोस्टन न्यूज लेटर। 1719 में एक अखबार और निकला जिसका नाम था अमेरिकन मरकरी। 1725 में एक और अखबार निकला, न्यूयॉर्क गजट। ये तो हो गया इतना कुछ। लेकिन अब बात ये, बौद्धिक आंदोलनों में एक व्यक्ति का नाम और भी जोड़ेंगे। वो ठीक क्रांति के बिल्कुल पास आकर उसने किताब लिखी और उसने आग लगा दी। थॉमस पेन, किताब का नाम कॉमन सेंस। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पेपर में आता रहा। अमेरिका की क्रांति के दौरान एक लेखक ने किताब लिखी, थॉमस पेन, कॉमन सेंस। अब ये है बौद्धिक आंदोलन। 1704 में पहला पत्र निकला, बोस्टन न्यूज लेटर। उसके बाद अगला है 1719 में अमेरिकन मरकरी, 1725 में न्यूयॉर्क गजट, और थॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखी, कॉमन सेंस। इसने आग लगाई बहुत। अब अगली बात, आज एक ही कारण और अब अगला पड़ाव खत्म हो जाएगा अगले 20 मिनट में। पहली बात ये, हमने अभी तक 3 कारण पढ़े हैं, अभिवृद्धि तथा सिद्धांत। और अगला टॉपिक था उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। तीसरा है बौद्धिक चेतना का विकास। वो कैसे हुआ ये है अगला टॉपिक। पहले ये करवाऊंगा, सप्तवर्षीय युद्ध। पहले मैं लिखा देता हूं, वो लिख लें आप। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, ये वो कारण है जो भी आगे होते लेंगे। एक और कारण रहेगा, इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में नाम मात्र, मैं नाम दे रहा हूं, ये आप ऐसे नहीं लिखा हो, नाम मात्र का हस्तक्षेप। किताब में ये यूं लिखा मिलेगा, नगण्य हस्तक्षेप। और फिर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो कुछ और रहेगा, उपनिवेशों में, एक ही टॉपिक में रख दूंगा वो सारी बात, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इसमें आपको वो सारी बातें पढ़नी है, नव संचालक कानून, व्यापारिक अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम, और ये इसके साथ ही और जोड़ूंगा मैं, ग्रीन विले की नीतियां, रॉकिंघम की घोषणा, टाउन शेड की योजना, और लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। ये सारी चीजें इस एक टॉपिक में रखूंगा, नहीं तो आपको बहुत उलझा देगा, बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। ये बात सारी करेंगे पर पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, पॉइंट इसी में डालेंगे सारे। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, और हम ये कई बार बात कर चुके हैं। जब हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हमने पढ़ा था कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ाई हुई। लेकिन अब ये ध्यान रखना, सप्तवर्षीय युद्ध मूलतः जिन 2 देशों में लड़े गए वो फ्रांस और इंग्लैंड नहीं थे, प्रशा और ऑस्ट्रिया थे। लेकिन उनका सहयोग कर लिया इन्होंने। प्रशा का पक्ष तो ले गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया का पक्ष ले गया फ्रांस। अब ये दोनों ने जो पक्ष ले लिया तो वहां दुश्मन बने ही बने। और उपनिवेशों के लिए जो युद्ध लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध, वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। मूल तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में 7 सालों में लड़ा गया, दुनिया की हर धरती पर, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं। क्योंकि किस लिए हुई थी लड़ाई? उपनिवेशों के लिए। और उपनिवेश दुनिया में जहां जहां बसे हुए थे वहां वहां उनकी लड़ाई हो गई। भारत में भी तो इंग्लैंड और अंग्रेज थे, यूरोप में भी उनकी लड़ाई हुई। तो ये ध्यान रखना, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन देशों में, यूरोप में, सारे ही जगहों पर उपनिवेशों के लिए लड़े गए अंतिम युद्ध किन के बीच में? मुख्यतः फिर फ्रांस और इंग्लैंड में। इन लड़ाइयों में जीत किसकी हुई? इंग्लैंड की। फ्रांस किसका दुश्मन बन गया?
इंग्लैंड का। सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिका की क्रांति को कैसे योगदान दे गए, सवाल तो ये है, क्योंकि ना तो इसमें अमेरिका है, ना इससे फ्रांस से कोई लेना देना है। बात यह कि ये कैसे अमेरिका के फायदे में हो गए, वो यूं देखो, इंग्लैंड किसका दुश्मन? अमेरिका। और इंग्लैंड किसका दुश्मन? फ्रांस का। तो अब अमेरिका और फ्रांस क्या हो सकते हैं? मित्र हो सकते हैं। और मित्र बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? जब ये 7 वर्षीय युद्ध लड़े जा रहे थे, तो युद्धों के दौरान रसद सामग्री की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, हथियारों की जरूरत पड़ती है, और वो अमेरिका में खूब बन रहा था। और वो उसने इंग्लैंड को नहीं बेचा, वो उसने किसको बेचा? फ्रांस को। फ्रांस बन गया मित्र। और इसका लाभ उसे कब मिलता है? जब अमेरिका और इंग्लैंड की सीधी लड़ाई होती है, और फिर फ्रांस किसका पक्ष लेता है? अमेरिका का। इसलिए अमेरिका की आज़ादी में अमेरिका के लोगों ने उतना काम नहीं किया जितना किसका सहयोग काम कर गया? फ्रांस का सहयोग काम कर गया। और फ्रांस तो क्या कर रहा था? अपना बदला ले रहा था। कौन से युद्धों का? सप्तवर्षीय युद्धों का। क्योंकि सप्तवर्षीय युद्धों ने फ्रांस को बहुत चोट पहुंचाई थी, और जहां जहां वो हारा था वहां से उसको अपने उपनिवेशों को बिस्तरा गोल करके आना पड़ा था। और उस समय एक ही धारणा थी, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश हैं वही दुनिया में टिक सकता है। तो ये घटना आज इतनी समय तो है अभी, पर आज तभी ठीक नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा।